Hello everyone, welcome back to Focus Only Study यूट्यूब चैनल। वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज में आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका को देखने वाले हैं। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट को हम लोग बुक और नोट्स दोनों से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामना। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश आप सभी की मनोकामना पूरी करें। ठीक है, आप सभी का एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छा हो और आप सभी को जॉब्स लगे। ठीक है ना, जो भी मनोकामना है, जो भी सपने हैं, वो सभी पूरे हों। इसी बेस्ट विशेस के साथ हम लोग अपना पढ़ाई फोकस के साथ बनाए रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका। एशिया और अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, साइज में ये थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो ये चौथा मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। क्लियर? आफ्टर एशिया, अफ्रीका और यूरोप। 1492 ईस्वी में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा इस महादेश यानी इस कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया गया था? द कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड। इसकी लोकेशन की बात किया जाए तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो प्रेजेंट है बिटवीन अलास्का इन नॉर्थ वेस्ट, लैब्राडोर इन नॉर्थ ईस्ट एंड पनामा इन साउथ। ठीक है, तीन तरह से देख लिया हम लोगों ने। दक्षिण में पनामा से घिरा हुआ है, पश्चिम में, उत्तरी पश्चिम में अलास्का से और उत्तरी पूर्वी में लैब्राडोर से। सेंट्रल अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, और नॉर्थ अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ भी आता है जो कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, और इसमें कोल्ड आर्कटिक जोन भी प्रेजेंट है। दैट इज़ जो इसके उत्तरी पार्ट्स हैं, नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड हो गया, अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, ये एकदम चिली कोल्ड आर्कटिक जोन में आता है। ठीक है, अब देखो नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है थ्रू इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, और यही इस्थमस ऑफ पनामा को काट कर पनामा कनाल बनाया गया है, और ये पनामा कनाल जो है वो ज्वाइन करता है कैरिबियन सी को और पैसिफिक ओशन को। कैरिबियन सी अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन है। ठीक है, अब देखो इस मैप में दिख रहा है कहाँ पनामा कनाल है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कैसे ये ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ये देखो वेस्ट इंडीज है। ठीक है, वेस्ट में पैसिफिक ओशन, ईस्ट में अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। देखो ग्रीनलैंड है कि नहीं? डेनमार्क है ब्रैकेट में। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज ग्रीनलैंड। ठीक है, विच इज अ डोमिनियन अंडर डेनमार्क। ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड जो है उत्तरी अमेरिका का वो ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क के अधीन है। ठीक है, डेनमार्क के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी पीवाईक्यू में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो है वो एशिया से सेपरेटेड है बाय बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करता है। 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो एक बाउंड्री बनाता है बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। क्लियर? देखो ये रहा यूएसए, ये रहा कनाडा, है ना। अब 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तो बाउंड्री बनाता ही है, साथ साथ ग्रेट लेक और सेंट लॉरेंस रिवर, इट ऑल्सो एक्ट एज ज्योग्राफिकल बाउंड्री बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अब देखो यहाँ पे जो है कुछ खाड़ी प्रेजेंट है। ठीक है, बेज और गल्फ्स प्रेजेंट है, जैसे कि बे ऑफ हडसन। ये देखो मैप में बे ऑफ हडसन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिजिकल फीचर्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, माउंटेनियस वेस्ट, पश्चिम में माउंटेनियस एरिया, फिर ग्रेट प्लेन्स, फिर कैनेडियन शील्ड, फिर पूर्वी हाईलैंड्स। ठीक है, ईस्टर्न हाईलैंड रीजन्स, फिर पांचवा कैरिबियन आइलैंड्स। ठीक है, माउंटेनियस वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स पाए जाते हैं, जो कि लार्जेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में। ये कनाडा, यूएस और मेक्सिको से क्रॉस करता है।
वे रॉकी माउंटेन्स जो है वो पार्ट है कॉर्डिला और वेस्टर्न कॉर्डिला माउंटेन रेंजेस के सीरीज का। ठीक है, तो वेस्टर्न कॉर्डिलास जो है एक सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस है जिसका पार्ट है रॉकी माउंटेन्स, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन्स पाए जाते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट इंटर माउंटेन प्लेटोज यानी पठार प्रेजेंट है इन रेंजेस के बीच बीच में। मैंने जब ज्योग्राफी पढ़ाया था इंडियन ज्योग्राफी में, तो हम बताए थे कि कुछ पठार जो है वो माउंटेन रेंजेस के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का सिनेरियो देखने को मिलता है। तो कुछ इंटर माउंटेन पठार जो है इन रेंजेस के बीच में प्रेजेंट है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलास्का, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और मेक्सिको का पठार। ठीक है, इसमें से सबसे लार्जेस्ट प्लेटो जो है वो है ग्रेट बेसिन का पठार। ठीक है, जो कि एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाता है, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स को ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रासलैंड्स और प्रेरी रीजन प्रेजेंट है। ठीक है, पता है ना, ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका को प्रेरी कहते हैं, और अलग अलग जगह के ग्रासलैंड्स का अलग अलग नाम है जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक सेपरेट टॉपिक में। उसके बाद इन्हीं प्लेन्स को जो है ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ सकता है कि ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज। ठीक है, 5 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको सही टिक लगाना है ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका पे। नेक्स्ट है कैनेडियन शील्ड। अब कैनेडियन शील्ड जो है वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक रॉकी लैंडस्केप है। ठीक है, मतलब बहुत ही पहाड़ी इलाका है ये, जहाँ पे बहुत सारे झील का ओरिजिन है। ठीक है, बहुत सारे लेक्स ओरिजिनेट करते हैं यहाँ से, और ये लेक्स जो है वो लार्जली द रिजल्ट ऑफ ग्लेशियल इरोजन है। ठीक है, मतलब ग्लेशियर के टूटने से जो है ये बहुत सारी झील बनी हुई है जो कि यहाँ पे ओरिजिनेट करता है कैनेडियन शील्ड से। अब ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, फिजिकल ज्योग्राफी शो कर रहा है, जिसमें माउंटेन्स और प्लेटो शो किया हुआ है। आप इसको जूम करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी देखो कैनेडियन शील्ड के बारे में हम लोग को भी पढ़ रहा था ना, तो ये जो है हाफ पोर्शन ऑफ कनाडा को कवर करता है, मतलब आधा आधी कनाडा जो है वो कैनेडियन शील्ड से ही कवर अप है। इसमें ग्रेट लेक्स आते हैं, जैसे कि लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो। ठीक है, नियाग्रा फॉल्स यहाँ से ओरिजिनेट होता है, जो कि लोकेटेड है बिटवीन लेक ईरी और लेक ओंटारियो के बीच में। ठीक है, आप लोगों ने इनो का नाम सुना है ना, ENO से इसको याद रख लेना। कैसे, E फॉर ईरी, N फॉर नियाग्रा, O फॉर ओंटारियो। ठीक है, हो गया ना इनो। ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर जो कि बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है, वो यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम मिस कर गए वेस्टर्न कॉर्डिलेराज में, जो हम लोग देख रहे थे माउंटेनियस वेस्ट में, जो ठीक है कॉर्डिलर्स माउंटेनियस सीरीज ऑफ रेंजेस थे, तो उसमें सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट मैककिनली है। ठीक है, जो कि अलास्का में पाया जाता है, माउंट मैककिनली। ठीक है, अब देखो ईस्टर्न रीजन की बात करें। ठीक है, तो ईस्टर्न रीजन में जो है एप्लेचियन माउंटेन्स पाया जाता है। ठीक है, वेस्ट में क्या था, कॉर्डिलेराज, ईस्ट में क्या है, एप्लेचियन माउंटेन। इसको ध्यान रखना है। जो ओल्डर माउंटेन रेंजेस है नॉर्थ अमेरिका का, वो सभी एप्लेचियंस में आते हैं, और ये बेसिकली USA और कनाडा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल प्लेन जो है उसको कैनेडियन प्रेरी के नाम से जानते हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस है व्हीट, मेज और कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल लोलैंड्स है, ठीक है, तो यही ग्रेट प्लेन एरियाज को कहते हैं, जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं। और यहाँ पे मिसिसिपी मिसौरी रिवर सिस्टम का ओरिजिन होता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो है वेस्टर्न कॉर्डिलेराज सीरीज ऑफ माउंटेन्स में रॉकी माउंटेन्स पाए जाते हैं, जो कि हमने अभी देखा। अभी रॉकी माउंटेन्स जो है वो 6000 किलोमीटर में एक्सटेंड करता है, और ये जो वेस्टर्न कॉर्डिलेराज है वो जो है उसका एक्सटेंशन पनामा से लेके अलास्का से लेके पनामा तक है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे प्लेटोज जो हम लोगों ने देखा था पीछे में, ठीक है, वो पाए जाते हैं, जिसमें से जो हम लोग देखते हैं कैरिबियन रीजन। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि इंडोनेशिया को इंडोनेशिया आर्चीपेलागो कहते हैं, और आर्चीपेलागो जो होता है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है, ठीक है, दैट इज द्वीप का समूह। उसी तरह कैरिबियन रीजन भी एक तरह का ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, रीफ्स और बेज
का समूह को कहते हैं। ठीक है, कैरिबियन रीजन में जो है 7,000 से ज्यादा द्वीप समूह है। इसमें बहुत सारी खाड़ियां और कोरल रीफ्स मौजूद हैं। ठीक है, कोरल रीफ्स एंड बेज ऑफ द कैरिबियन सी आर अमंग द मोस्ट स्पेक्टेकुलर बायोम्स इन नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कैरिबियन समुद्र, जिसको कि अटलांटिक ओशन का एक पार्ट माना जाता है, इसमें कुछ खाड़ियां और कुछ कोरल रीफ्स, ये जो है बहुत ही रिच इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है, ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज द कैनेडियन शील्ड। नॉर्थ अमेरिका का सबसे पुराना भाग जो है वो कैनेडियन शील्ड है, जिसके दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो हमें 5 फ्रेश वाटर लेक्स का समूह मिलता है, जिसको कॉमनली ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको कॉमनली ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। अब इस ग्रेट लेक्स में ये 5 फ्रेश वाटर लेक्स कौन कौन से हैं, तो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखें, ठीक है, तो इस मैप को देखो, पश्चिम से पूरब की तरह आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सुपीरियर लेक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मिशिगन लेक मिलेगा, उसके बाद लेक हुरॉन, उसके बाद लेक ईरी, उसके बाद लेक ओंटारियो। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे याद रखेंगे, समहियो, SMHEO। ठीक है, S फॉर सुपीरियर, M फॉर मिशिगन, H फॉर हुरॉन, E फॉर ईरी, O फॉर ओंटारियो। ठीक है, तो ये ग्रेट लेक्स रीजन कहलाता है। लेक सुपीरियर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर झील है। ठीक है, नियाग्रा फॉल लाइज इन बिटवीन लेक ईरी एंड लेक ओंटारियो। ठीक है, नियाग्रा फॉल ये जो है लेक ईरी और लेक ओंटारियो के बीच में लाई करता है। कैसे याद रखोगे, इनो से। ठीक है, हम सभी कभी न कभी इनो खाए हुए हैं। जब भी इनडाइजेशन की समस्या रहती है तो हम लोग इनो खाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फूड रेसिपीज जैसे इडली में, केक्स में, ठीक है, इस सब में इनो डाला जाता है। ठीक है, तो कैसे, ई फॉर ईरी, एन फॉर नियाग्रा, ओ फॉर ओंटारियो, इनो। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि वेस्टर्न साइड में जो है एक लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, जो कि एक्सटेंड करता है अलास्का से पनामा तक। इसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न कॉर्डिलेराज। ठीक है, इसी का पार्ट है रॉकी माउंटेन रेंजेस। अब ये रॉकी माउंटेन रेंजेस जो है वो एक्सटेंड करता है करीब 6000 किलोमीटर। ठीक है, लार्जेस्ट प्लेटो जो है वो ग्रेट बेसिन है। ठीक है, जो कि एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाता है, जिससे बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन है यहाँ से। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। हाईएस्ट पीक जो है नॉर्थ अमेरिका का वो है माउंट मैककिनली। ठीक है, जो कि अलास्का में प्रेजेंट है, और ये कॉर्डिलेरा जो वेस्टर्न माउंटेन है उसका पार्ट है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है। अभी हाल ही में यूएसए ने माउंट मैककिनली का नाम चेंज करके उसके ओरिजिनल नाम देनाली पे रख दिया था। ठीक है, क्या है देनाली, तो देनाली जो है अलास्का में ही एक नेशनल पार्क है। ठीक है, उसी के नाम पे जो है माउंट मैककिनली का नाम माउंट देनाली हो गया है। क्लियर। नियाग्रा फॉल और टेनेसी वैली जो कि वेस्टर्न एप्लेचियन में प्रेजेंट है, और फॉल लाइन जो कि ईस्टर्न एप्लेचियन में प्रेजेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल पावर सेंटर्स है यहाँ का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे दूसरा गहरा, ठीक है, सेकेंड डीपेस्ट घाटी वो नॉर्थ अमेरिका में ही प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या है, द ग्रेट ग्रैंड कैनियन, जो कि रिवर कोलोराडो पे प्रेजेंट है। अब इसको द ग्रेट
ग्रैंड कैन्यन ऑफ कोलोराडो के नाम से भी जाना जाता है। ये वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेस है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, जो कि अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। क्लियर है? अब ये देखो, ये एक डायग्राम दिख रहा है जो कि क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी जो हम लोग फिजिकल फीचर्स पढ़े, ठीक है, ज्योग्राफिकल रीजन्स पढ़े नॉर्थ अमेरिका का, उसी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको विजुलाइज करोगे अपने आप सारा कुछ जो है दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। देखो क्या है, वेस्ट में पैसिफिक ओशन, ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं तो हमें वेस्टर्न कॉर्डिलेरा मिल रहा है। ठीक है, इसी का पार्ट क्या है, रॉकी माउंटेन्स है। इससे आगे बढ़े तो सेंट्रल प्लेन्स, इससे आगे बढ़े तो ईस्टर्न हाईलैंड्स, और फिर ईस्ट में अटलांटिक ओशन। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि कैन्यन किसको कहते हैं। तो देखो, ये जो छोटा सा डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, कैन्यन का है। दो बड़े बड़े स्टीप वॉल साइड है, ठीक है, ठीक है, एक खड़े दीवार की तरह जो दो माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं, इसके बीच में एक सकरा, एक नैरो वैली टाइप जो दिख रहा है, ठीक है, इसी को कैन्यन कहते हैं। एक सकरा घाटी जो दिख रहा है ना बीच में, इसी को कैन्यन कहते हैं या गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है नदी फ्लो करती है। द ग्रेट कैन्यन ऑफ कोलोराडो के केस में कोलोराडो नदी यहाँ पे फ्लो करती है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका कैन्यन के लिए फेमस है। कैन्यन के साथ साथ यहाँ पे गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स भी पाए जाते हैं। अब गीजर्स किसको कहते हैं, तो ये नेचुरल गीजर्स हैं। एक होता है आर्टिफिशियल गीजर्स जो हम लोग अपने घर में ठंडे के मौसम में गर्म पानी करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये जो है ये नेचुरल गीजर्स है जिसे कि इंटीरियर ऑफ अर्थ से हीट मिलता है। हमारा अर्थ जो है वो क्रस्ट, मैंटल और कोर से बना हुआ है, आप सभी को पता है ये इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। होता क्या है कि कहीं जगह जगह पे तो अर्थ के इंटीरियर से, मतलब अंदरूनी पृथ्वी से जो है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्रैक्स जो सरफेस पे रहते हैं उसके थ्रू जो है भीतर की, मतलब पृथ्वी के भीतर की गर्मी जो है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, और हॉट स्प्रिंग्स बन जाते हैं। ठीक है, आप सभी ने बिहार में राजगीर का नाम सुना होगा। राजगीर में जो गर्म जल का कुंड है उसके बारे में भी सुना होगा। नॉर्थ अमेरिका में एक्टिव वोल्केनोज के साथ साथ गीजर्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि माउंट मैककिनली, जिसका नाम अब माउंट डेनाली हो गया है, वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ का। गीजर्स क्या होते हैं, तो ये नेचुरल गीजर्स होते हैं, दैट इज हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ। मतलब पृथ्वी के अंदर से जो गर्मी है वो क्या करती है, पेनिट्रेट थ्रू क्रैक्स। ठीक है, कहीं कहीं जमीन में जो दरार रहती है वहां से वो बाहर आती है टू बॉयल द ग्राउंड वाटर एंड सेंड्स इट अप टू सरफेस इन हॉट स्प्रिंग्स। और ग्राउंड वाटर को बॉयल करती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जगह जगह पे पृथ्वी के सतह पे गर्म कुंड का झील बन जाता है, जैसा कि राजगीर में आपने सुना होगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही फेमस ओल्ड फेथफुल गीजर इन येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है, प्रेजेंट है। यहाँ के जलवायु की बात करें तो वेस्टर्न हाईलैंड्स, जहाँ पे कॉर्डिलेराज रेंज ऑफ माउंटेन्स प्रेजेंट है, और ईस्टर्न साइड में जो एपलेचियन माउंटेन्स प्रेजेंट है, ये दोनों मिलके जो है यहाँ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, वेस्टर्लीज, दैट इज द विंड्स कमिंग फ्रॉम वेस्ट हिट्स वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, पश्चिम साइड से जो वेस्टर्लीज विंड आ रही है ये जो है यहाँ का वेस्टर्न कोस्ट को हिट करता है, और ये हैवी रेनफॉल आता है पैसिफिक कोस्ट में। ठीक है, जबकि द ट्रेड विंड्स हैं
ये ईस्टर्न कोस्ट को हिट करता है और हैवी रेनफॉल लाता है सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज की तरफ। एरिजोना नाम का डेजर्ट यहाँ पाया जाता है। यहाँ के अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में अलग अलग तरह का जलवायु मौजूद है। जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट्स में हम लोग देखें तो परमाफ्रॉस्ट टुंड्रा क्लाइमेटिक कंडीशन प्रेजेंट है, जहाँ पे 8 से 9 महीना तक लगातार स्नो कवर्ड विंटर्स रहता है। ठीक है, कड़ाके की ठंड रहती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे केवल मॉसेस, लाइकेंस और ग्रासेस ग्रो करते हैं, और एनिमल्स में पोलर बियर, रीनडियर ये सब पाए जाते हैं। उसके नीचे आते हैं तो हमें टाइगर वेजिटेशन मिलता है, जिसमें कि केवल कॉनिफरस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। उसके नीचे आते हैं तो हमें मिक्स्ड फॉरेस्ट्स मिलता है, जिसमें कि कॉनिफरस एज वेल एज डेसिडुअस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट्स का मतलब हुआ जो कि पतझड़ में पत्ता को शेड करे। ठीक है, इसी फॉरेस्ट्स में कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स होते हैं, जिसमें कि हाई रेनफॉल के साथ साथ हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। यहाँ का ग्रासलैंड्स बहुत फेमस है दुनिया भर में, जिसको प्रेरीज ग्रासलैंड्स के नाम से जाना जाता है, और इसी कारण यहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री भी काफी फेमस है, क्योंकि पशुपालन के लिए चारों की जरूरत होती है, जो कि ये ग्रासलैंड से आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया एरिजोना डेजर्ट है यहाँ पे, तो ज़्यादातर डेजर्ट में कैक्टस वेजिटेशन होते हैं। स्कैंटी रेनफॉल के कारण ये मरुभूमि बन जाते हैं। ठीक है, मरुभूमि जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यूएसए में, मेक्सिको में। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हमने एशिया में भी देखा था। ठीक है, जहाँ पे कूल विंटर्स और हॉट समर्स रहे। ठीक है, उस तरह का क्लाइमेट जो है अभी वेस्ट कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। ये जो मैप दिख रहा है ये नॉर्थ अमेरिका का क्लाइमेटिक जोन दर्शा रहा है। देख रहे हैं ऊपर में आर्कटिक और टुंड्रा रीजन है, उसके नीचे टाइगा है, उसके नीचे प्रेरी ग्रासलैंड है। ठीक है, इसको देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ के लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो काफ़ी डेवलप्ड कंटिनेंट है ये नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यहाँ के सभी कंट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हैं, इसलिए यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है काफ़ी एक्सटेंसिव होता है। हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है फार्मिंग में। हालांकि यील्ड पर यूनिट एरिया काफ़ी कम है, चूंकि यहाँ पे केवल 20% से भी कम लैंड जो है वो खेती के लिए अवेलेबल है, चूंकि इतना पहाड़ और पठार वाला इलाका है। लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे जो है मक्का, गेहूँ, बार्ली पाया जाता है, जिसमें से मक्का जो है वो काफ़ी मेजर और स्टेपल क्रॉप माना जाता है साउथ मेक्सिको का, क्योंकि यहीं पे इसका ओरिजिन हुआ था। जबकि यूएसए और मेक्सिको में कॉटन अच्छे खासे पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो है वो गेहूं और मिल्क काउज मिल्क के लिए जाना जाता है, और मिसिसिपी रिवर बेसिन जो है वो कॉटन और तंबाकू के लिए जाना जाता है। ठीक है, वेस्ट इंडीज जो है वो गन्ना की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 3 तरह के फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट, डेसिडुअस ट्रीज और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है वो जनरली पहाड़ी इलाका में पाया जाता है, जैसे वेस्ट कॉर्डिलरीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है सॉफ्ट वुड काफी ज्यादा पाए जाते हैं। सॉफ्ट वुड के जो भी पेड़ होते हैं जिससे कि पल्प निकलता है और वो पेपर इंडस्ट्री में यूज हो सकता है। ठीक है, सॉफ्टवुड ट्रीज से जो है सेल्यूलोज निकलता है, रेजिन निकलता है, टर्पेंटाइन ऑयल निकलता है। ठीक है, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से हार्डवुड्स मिलता है, जैसे कि महोगनी हो गया। ठीक है, इससे फर्नीचर्स बनता है। ठीक है, और सिगार बॉक्सेस बनता है। डेसिडुअस ट्रीज की अगर बात करें तो ओक और विलो ट्री जो है इस पेड़ से फर्नीचर बनता है। मेपल ट्री के सैप यानी लिक्विड से जो है मीठे पदार्थ बनते हैं, और व्हाइट पाइन और स्प्रूस से न्यूज प्रिंट इंडस्ट्री के लिए पेपर निकलता है। ठीक है, मतलब पेपर बनते हैं इसके पल्प से। मिनरल्स की बात करें, ठीक है, तो लेक सुपीरियर जो है वो आयरन ओर के लिए फेमस है, जबकि गोल्ड के लिए ओंटारियो लेक फेमस है, जो कि लार्जेस्ट गोल्ड माइन है वर्ल्ड में। ठीक है, यहाँ पे सोना की खान बहुत ज्यादा मौजूद है ओंटारियो झील में। नेक्स्ट है एप्लेचियन हाईलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है, वो भी गुड क्वालिटी एंथ्रासाइट और हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है यहाँ का कोयला। उसके बाद पहला तेल का कुआं यूएसए में ड्रिल किया गया था 1859 में, 1859 में। कहाँ, किस क्षेत्र में, तो वेस्टर्न पेनिसिल्वेनिया क्षेत्र में। यूएस जो है तेल के कुआं के साथ साथ जो है नेचुरल गैस के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, और इसका रैंक जो है नेचुरल गैस में टॉप 5 में हमेशा रहता है।
जहाँ मेक्सिको चांदी के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, वहीं नियाग्रा फॉल्स जो है वाटरफॉल्स के चलते बिजली उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन की बात करें, फिशरीज की, तो यहाँ पे ट्यूना और सैल्मन फिश का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, और ग्रेट ग्रैंड बैंक है नियर कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, वो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और दोनों तरह के फिशिंग यहाँ पाया जाता है, समुद्र ओपन समुद्र में भी और इनलैंड फिशरीज भी। ठीक है, मतलब जाल बिछा के भी। नेक्स्ट है यहाँ का, अगर हम जनसंख्या देखें तो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन कुछ है तो ये है तुमको यूएसए और सेंट्रल लोलैंड एरिया। ठीक है, जो कि प्लेन एरियाज है। मेक्सिको जो है वो दुनिया का एक लार्जेस्ट शहर माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्यूबा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखा गया है, जबकि कनाडा में सबसे कम डेंसिटी देखा गया है। ठीक है, क्योंकि कनाडा का क्लाइमेट उस तरह का सर्वाइवेबल या हैबिटेबल नहीं है। ठीक है, बात करें तो यहाँ पे रोड्स और रेलवेज का अच्छा खासा नेटवर्क देखा गया है, जो कि पूरब से पश्चिम तक रन करता है, जबकि इनलैंड वाटरवेज का नेटवर्क जो है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फैला हुआ है। फ्री वेज और सुपरवेज, ये रोड्स होते हैं मेंट फॉर फास्ट ट्रैफिक। ठीक है, ये एक अलग से टर्म है, जिसका मतलब क्या होता है कि जल्दी ट्रैफिक के लिए जो है ये अलग से एक स्पेशल रोड्स बनाए गए हैं। ठीक है, और ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज जो है वो कनाडा और यूएसए में प्रेजेंट है। ठीक है, बल्कि और हैवी गुड्स के लिए इनलैंड वाटरवेज है। ठीक है, मतलब एक तरह का लोकल समुद्री जहाज। ठीक है, जो कि बल्कि गुड्स को कैरी करता है, कोई इंटरनेशनल जगह पे नहीं बल्कि अपने लोकल में ही। ठीक है, और नेविगेबल रिवर्स कौन से हैं तो मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस, जिसमें कि ये ऐसी नदियां हैं जिसमें कि छोटे छोटे समुद्री जहाज चलते हैं। ठीक है, गुड्स ले जाने के लिए। पनामा कैनाल जो है वो कनेक्ट करता है, मैंने बताया था, अटलांटिक और पैसिफिक को, और इस कैनाल को यूज करके जो है न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी जो है करीब 23,200 किलोमीटर तक कम किया जा सकता है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। हरिकेन्स और टोर्नेडो जो है ये साइक्लोन्स हैं, जो कि यूएसए को हिट करता है, और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, यूएसए के साउथ ईस्ट कोस्ट को हिट करता है। नेक्स्ट है कोल्ड लैब्राडोर करंट मीट्स वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट नियर न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनाता है, मतलब गर्म जलधारा जो है लैब्राडोर के नाम से, गर्म जलधारा जो कि गल्फ स्ट्रीम करंट है, और ठंडी जलधारा। ठीक है, दैट इज लैब्राडोर करंट। ठीक है, तो ये दोनों जहां मिलता है ना, उस क्षेत्र वो जो क्षेत्र है वो न्यू फाउंडलैंड के पास है, जो कि फिशिंग के लिए जो है, मत्स्य उत्पादन के लिए जो है काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो 3 तरह का ड्रेनेज आउटलेट है, जो कि नॉर्थ अमेरिका जो है सराउंडेड है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन से। इसीलिए यहाँ की नदियां जो है वो इन्हीं ओशंस में ड्रेन करती है। ठीक है, जाके मिल जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है मिसौरी और मिसिसिपी नदी। क्यों? क्योंकि मिसौरी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है, और मिसिसिपी यहाँ की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मिसौरी जो है वो ओरिजिनेट करता है रॉकी माउंटेन से वेस्टर्न मोंटेना रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ के वेजिटेशन की बात करें तो क्यूबा जो है वो गन्ना का एक मेजर प्रोड्यूसर है, उसको जो शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन PYQ है। ठीक है, ये पूछा हुआ है BPSC ने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, तो आंसर इज क्यूबा। ठीक है, उस तरह जमैका जो है एक जगह का नाम है, जो कि अपने केले उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और मेक्सिको जो है वो कॉफी कल्टीवेशन, कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के जो एबॉर्जिनल इनहैबिटेंट्स है, मतलब यहाँ के जो मूल निवासी है, उसको इस्किमोज, रेड इंडियंस और इन्यूट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि इस्किमोज जो है वो बर्फ के बने हुए घर में रहते हैं, जिसको इग्लू के नाम से जाना जाता है, और ये लोग जो है रेनडियर और डॉग्स को यूज करते हैं अपने स्लेजेस को पुल करने के लिए। जिस तरह से क्रिसमस में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, टीवी में, नेट पे, कि जिस तरह सांता क्लॉज जिस गाड़ी में नहीं जाता है, और जो भेड़िए टाइप जो जानवर होते हैं, जो उसके स्लेज यानी उसके जो रथनुमा एक तरह से गाड़ी होता है उसको खींचता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं, और उन जानवरों को क्या कहते हैं, रेनडियर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ के लोग जो है ना, वो सील जो कि एक तरह का जानवर होता है, ठीक है, जो कि समुद्र में पाया जाता है, ओपन सी में पाया जाता है। सील के हड्डियों और छाल से
बोट्स बनाते हैं, दैट इज नाव बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, कायक्स। ठीक है, तो कायक्स पूछेगा, टर्म कायक्स इज रिलेटेड टू, तो ये क्या है, बेसिकली बोट्स है जो कि सील के छाल और बोन से बनते हैं। और ये लोग एक वेपन, हथियार यूज करते हैं, इसका नाम है हार्पून। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो है बरमूडा आइलैंड जो है एक ब्रिटिश आइलैंड टेरिटरी है ऑन द वेस्टर्न बैंक्स ऑफ सार्गोसो सी विथ हैमिल्टन एज इट्स कैपिटल। ठीक है, तो इसका राजधानी हैमिल्टन है, इसको सोमर्स इजलेस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग यूएसए को देखते हैं। ठीक है, इसका बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेशनल सिंबल क्या है यूएसए का, बॉल्ड ईगल। ठीक है, नेशनल मॉन्यूमेंट है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, राजधानी पता ही है वॉशिंगटन डीसी है, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी रिलीजन चलता है। ठीक है, यहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस के नाम से जानते हैं। यहाँ के जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो फेडरल रिपब्लिक है। ठीक है, सबसे ज्यादा पोर्ट लॉस एंजल्स है, सबसे बड़ा पोर्ट यानी सबसे बड़ा बंदरगाह लॉस एंजल्स है कैलिफोर्निया में। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो है, सबसे बड़ा वोल्केनो, ठीक है, ज्वालामुखी मौना लोआ है हवाई आइलैंड में। और बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है, कनाडा और मेक्सिको। ठीक है, यूएसए का झंडा अगर देखोगे तो इसमें 50 स्टार्स मौजूद रहते हैं। ठीक है, 50 तारे रहते हैं। ये 50 तारा जो है वो रिप्रेजेंटेशन है 50 राज्यों का। ठीक है, एक तरह से ये 50 तारे यहाँ के 50 राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, रिप्रेजेंट करती है। ये देखो यूएसए का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, यूएसए की अगर हम बात करें तो चाइना और इंडिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा कंट्री यूएसए है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज यहाँ पे सबसे बड़ा राज्य कैलिफोर्निया स्टेट है। ठीक है, और सबसे बड़ा शहर यूएसए का न्यूयॉर्क है। ठीक है, न्यूयॉर्क को स्काई स्क्रेपर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है मानो ये आसमान छू रहा हो। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ यूएसए की हम बात करें तो देखते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, एप्लेचियन माउंटेन्स और सेंट्रल लोलैंड। ठीक है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में अलास्का रेंज आता है, ब्रुक्स रेंज आता है, रॉकी, सियरा नेवेडा आता है। ठीक है, सेंट्रल लोलैंड में ग्रेट लेक्स, स्मॉल लेक्स, हिल प्लेन्स, डिसेक्टेड प्लेन्स आते हैं। ठीक है, ये रहा इसका मैप। क्लियर है, आगे देखते हैं प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ यूएसए। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को जो है उसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। ये जो है सिलिकॉन वैली के लिए फेमस है। ठीक है, और सबसे बड़ा इसका बंदरगाह भी है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में। हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है यूएसए का, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस एंजल्स। ये सब प्रमुख शहरें हैं यहाँ की। लॉस एंजल्स हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। जिस तरह से हमारे इंडिया में मुंबई फेमस है बॉलीवुड के लिए, उस तरह से नॉर्थ अमेरिका में लॉस एंजल्स फेमस है हॉलीवुड के लिए। ठीक है, और ये जो है सैन फ्रांसिस्को के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है, सॉरी न्यूयॉर्क के बाद। ठीक है, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद लॉस एंजल्स है। और हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की बात करें तो वो कैलिफोर्निया है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कैलिफोर्निया, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर न्यूयॉर्क पहला, और दूसरा लॉस एंजल्स। नेक्स्ट है सिएटल। ये जो है फेमस है एयरक्राफ्ट असेंबली सेंटर के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, जो भी ठीक है, जो भी एरोप्लेन से रिलेटेड हो गए, तो इस सब का पार्ट पुर्जा जो है असेंबल करके उसे एक नया शेप दिया जाता है। ठीक है, असेंबल करके पूरी तरह से तैयार किया जाता है। ये वॉशिंगटन में लोकेटेड है, सीटल। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है। नेक्स्ट है डेट्रॉइट। डेट्रॉइट जो है वो ग्रेटेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन है। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑटोमोबाइल्स का निर्माण होता है। ठीक है, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, इन सभी का। ठीक है, और ये लोकेटेड है लेक ईरी के पास। ठीक है, ईरी झील के पास, बहुत ही हाईली फेमस इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, शिकागो की बात करें तो अभी हमने देखा था सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ये। ठीक है, और रेलवे जंक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, शिकागो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, ठीक है, वो शिकागो में ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एक्रोन। दुनिया का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर मेकिंग सेंटर है एक्रोन। ठीक है, नेक्स्ट बिर्मिंघम। बिर्मिंघम को पिट्सबर्ग ऑफ साउथ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है सदर्न एप्लेचियन माउंटेन्स में लोकेटेड है। और पिट्सबर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि पिट्सबर्ग फेमस है कोयला, आयरन और ऑयल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्सबर्ग।
ठीक है। पिट्सबर्ग नॉर्दर्न अप्लेचियन रीजन में लोकेटेड है और ये जो है पूरे दुनिया का आयरन और स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, सबसे ज्यादा लौ और स्टील जो है यहीं पे उत्पादन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया, इसको क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए जो है वो मिसिसिपी नदी से लेके अटलांटिक ओशन तक फैला हुआ है। इसको दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सिलिकॉन वैली जो है वो सैन फ्रांसिस्को में लोकेटेड है, जो कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस और प्रसिद्ध है। एनिमल ब्रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे कैटल रेंचेस हैं। ठीक है, जिसमें कि पैस्चर लैंड यानी चारा जहाँ पे अवेलेबल होता है ना, उसको कहते हैं पैस्चर लैंड। ठीक है, जिसपे कि कैटल फीड कर सके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में बीफ कैटल का रियरिंग होता है। ठीक है, मीट के लिए। ठीक है, शेड्स बनाए गए हैं यहाँ पे कैटल के लिए, और कुछ स्टोर हाउसेज है मशीन्स के लिए, कुछ स्पेशल प्लेसेस है ना जिसको कोरल्स कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये टर्म याद रखना कि कोरल्स जो है ये यूएसए से कनेक्टेड है, और इसका काम क्या है, तो इन जगहों पे जो है कैटल की सॉर्टिंग, ब्रांडिंग और ब्रीडिंग करवाई जाती है। ठीक है, तो कैटल के रियरिंग से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है मिल्च कैटल। मिल्च कैटल होते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग। ठीक है, दूध देने वाले जो पशु होते हैं उसको एक कलेक्टिव नाम दिया गया जिसको कहते हैं मिल्च कैटल। फिशिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है काफी मॉडर्न टेक्निक से जो है मत्स्य पालन किया जाता है। कंप्यूटर कंट्रोल सेंसर्स लगाए गए हैं। ठीक है, ताकि फिशिंग ग्राउंड्स कहाँ कहाँ है वो पता किया जा सके। वॉशिंगटन डीसी जो है वो नेशनल कैपिटल है। ठीक है, यहाँ का पता ही है। लॉस एंजल्स दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, यूएसए का हम लोग देख चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है मोटेल्स। ठीक है, मोटेल्स क्या होते हैं, तो ये एक तरह के होटल्स हैं जो कि बेडरूम्स प्रोवाइड करते हैं, किचन और पार्किंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे यूएसए में। और पीपल जो कि बहुत लंबे लंबे, मतलब लोग जो कि बहुत लंबे लंबे दूरी ट्रैवल करके आते हैं अपने ऑटोमोबाइल से, मतलब अपने प्राइवेट व्हीकल से। ठीक है, तो वो जो है हॉल्ट करते हैं इन मोटल्स पे। मतलब एक तरह के समझ लो ना, ये एक तरह का ये हॉल्ट स्टेशन है। ठीक है, जो लंबी दूरी ट्रैवल करके आओ तो यहाँ पे रुक जाओ। ठीक है, तो ये टर्म मोटेल जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, यूएसए से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कनाडा देखते हैं। ठीक है, ये देखो कनाडा का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, ये देखो कनाडा का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, एरिया वाइज कनाडा जो है ना वो लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद यूएसए, ग्रीनलैंड और मेक्सिको। तो अगर हम टॉप 4 कंट्रीज की बात करें साइज में या एरिया में, तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे नंबर 1 पे कनाडा आएगा। ठीक है, मैप में भी दिख रहा है। दूसरे नंबर पे यूएसए आएगा, तीसरे नंबर पे ग्रीनलैंड और चौथे नंबर पे मेक्सिको आएगा। कनाडा का सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मैकेंजी। मैकेंजी नदी जो है सबसे बड़ी नदी है कनाडा की। कनाडा जो है दुनिया में नंबर 1 पे आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट। ठीक है, तो कनाडा जो है वो सबसे ज्यादा न्यूज प्रिंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और पेपर इंडस्ट्री जो है वो मॉन्ट्रियल में प्रेजेंट है। ठीक है, मॉन्ट्रियल तो आप लोग को पता होगा, इकोलॉजी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। विनीपेग जो है वो लार्जेस्ट होलसेल मार्केट ऑफ व्हीट है पूरे वर्ल्ड में। तो विनीपेग है कहाँ सबसे पहले, कनाडा में। ठीक है, दूसरा बात क्या, तो ये गेहूं का होलसेल मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। वुड बुफेलो नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है, तो कनाडा में है। नाम क्या है, वुड बुफेलो नेशनल पार्क। आइए अब कनाडा के कुछ प्रमुख शहरों को देखते हैं। पहला है विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है ब्रिटिश कोलंबिया में प्रेजेंट है। ठीक है, वैंकूवर आइलैंड के सदर्न एंड पे ये जो है बिगेस्ट नेवल और फिशिंग पोर्ट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फिशिंग के लिए प्रसिद्ध है और नेवल पोर्ट। ठीक है, बंदरगाह है। नेक्स्ट है वैंकूवर। वैंकूवर भी ब्रिटिश कोलंबिया में ही प्रेजेंट है, नियर द माउथ ऑफ फ्रेजर रिवर। ठीक है, फ्रेजर नदी के पास, और ये इंपॉर्टेंट है कैनेडियन फिशिंग इंडस्ट्री के लिए। ये इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर लंबरिंग। लंबरिंग टर्म जो है वो फिशिंग से ही रिलेटेड है, फिशिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, विनीपेग हमने देखा कि ये जो है व्हीट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा व्हीट का होलसेल बाजार यही लगता है, और ये मैनिटोबा का राजधानी है। नेक्स्ट है क्विबेक। क्विबेक जो है वो कल्चरल सेंटर ऑफ फ्रेंच कनाडा है।
ठीक है, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल, कनाडा का सबसे मुख्य रूप से समुद्री बंदरगाह है ये मॉन्ट्रियल। ठीक है, तो नेक्स्ट है टोरंटो, ये सबसे बड़ा कनाडा का सबसे बड़ा शहर है टोरंटो। ठीक है, कनाडा में जो ओलंपिक हुआ था तो यही टोरंटो शहर में हुआ था, याद आया। और ये मेजर सेंटर है किस चीज़ के लिए फेमस है, तो इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हैमिल्टन, जिसको कि कनाडा का बर्मिंघम के नाम से जानते हैं हम लोग। सार्निया, दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा ऑयल रिफाइनरी यहाँ प्रेजेंट है, जो कि हुरॉन लेक के झील पे लोकेटेड है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो कनाडा को जो है बल्क बार्न ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तरह तरह के नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, जैसे कि एनर्जी रिसोर्सेज में नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, बिटुमिन हो गया, कोल होगा। मिनरल रिसोर्सेज में हर तरह के मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट मौजूद हैं। ठीक है, टिम्बर रिसोर्सेज में जो है कॉनिफरस फॉरेस्ट, टाइगर फॉरेस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, लेड और जिंक जो है, जिसको ट्विन मिनरल्स के नाम से हम लोग जानते हैं, वो ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे ज्यादा उसके डिपॉजिट्स पाए गए हैं। ठीक है, कनाडा का पहला तेल का कुआं जो है वो टर्नर वैली में खोदा गया था। नियाग्रा फॉल्स जो है, नियाग्रा वाटरफॉल्स, कनाडा और यूएसए दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइडल पावर है। ठीक है, इसके झरने के पानी से जो है बिजली उत्पादन किया जाता है। विंडसोर को जो है, ठीक है, जगह का नाम है विंडसोर। इट इज रेफर्ड एज डेट्रॉइट ऑफ कनाडा। माफ कीजिएगा, मैंने एक गलती कर दिया। मैंने बताया था कि टर्म लम्बरिंग जो है वो फिशिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जबकि वो गलत है। टर्म लम्बरिंग जो है वो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, लम्बरिंग एक तरह का धंधा है, लोगों का ऑक्यूपेशन है। ये जो है लोग क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट्स में काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग मतलब जो ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं जो फॉरेस्ट्स में काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं, वो पेड़ों को काटते हैं, उनसे जो है लकड़ी का बड़ा बड़ा लॉग्स जो होता है उसको चीरते हैं, फाड़ते हैं। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, इन सभी फॉरेस्ट एक्टिविटीज को कलेक्टिवली जो है हम लोग लम्बरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की बात करें तो 80% फार्मलैंड जो है वो प्रेरीज में ही है कनाडा में। ठीक है, नोवा स्कोटिया, ठीक है, ये जगह का नाम है कनाडा में। ठीक है, जो कि किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, एप्पल्स के ऑर्चर्ड्स के लिए, सेब के बागान के लिए। ठीक है, कनाडा एक ठंडी जगह है कि नहीं, कोल्ड कंट्री है। एप्पल्स भी हम लोग को पता है कि ये ठंडा प्रदेश में ही उगता है। ठीक है, क्लाइमेट की यहाँ बात करें तो यहाँ पे एक टर्म है ब्लिजार्ड्स। अब कोल्ड विंड्स जो कि नॉर्थ में ब्लो करता है ना विंटर में, ठीक है, ये कनाडा से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ब्लिजार्ड्स क्या है, ये एक तरह की ठंडी हवाएं हैं जो कि नॉर्थ में बहती है। ठीक है, खासकर कनाडा में इसको ब्लिजार्ड्स कहते हैं। ठीक है, टुंड्रा टाइगा प्रेरीज वेजिटेशन, वेजिटेशन नहीं, क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट, टाइगर क्लाइमेट और प्रेरीज। ठीक है, ये सभी तो पाए ही जाते हैं, क्लाइमेट एज वेल एज वेजिटेशन। इसके साथ साथ पॉपुलर्स, ठीक है, ये कॉमन ट्रीज होते हैं साउथ वेस्ट टाइगा में। ठीक है, तो पॉपुलर्स क्या है, ये एक तरह का पेड़ है जो कि कनाडा में पाए जाते हैं और टाइगा रीजन में। ठीक है, टाइगा वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो प्रेरीज ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं वो लेक सुपीरियर से लेकर रॉकी माउंटेन्स के बीच में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 2 ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे जो है कनाडा में पाए जाते हैं। ठीक है, और एरोप्लेन्स जो है, ठीक है, जनरली क्या होता है यहाँ पे हम लोग देखें कि एरोप्लेन्स जो है लैंड करता है जमीन पे, लेकिन कनाडा में क्या होता है कि एरोप्लेन्स जो है वो झील और नदियों में लैंड करता है। हाँ, ये कितना इंटरेस्टिंग है ना। दरअसल जब ठंड का मौसम रहता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो झील होते हैं वो जम जाते हैं, फ्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो एरोप्लेन्स में क्या होते हैं, चक्का से लैंड करने के बजाय जो है ये लोग स्काईज, मतलब ये एरोप्लेन्स जो है वो अपना स्काईज से लैंडिंग करते हैं। ठीक है, वो भी फ्रोजन लेक्स पे विंटर में, जबकि गर्मियों में जब ये लेक्स में पानी भरा रहता है तो ये फ्लोट्स यूज करते हैं फॉर लैंडिंग। ठीक है, तो देख रहे हैं चक्का पे कहाँ लैंडिंग किया जाएगा, जहाँ जमीन होगा, लैंड सरफेस होगा। लेकिन अगर झील पे लैंड करना है तो फ्लोट्स यूज करते हैं, और अगर बर्फ पे लैंड करना है, मतलब बर्फीले झील पे, जमे हुए झील पे, तो स्कीज
या स्काईज का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। तो ठीक है, मेक्सिको जो है वो रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक्स और वोल्केनो। ठीक है, यहाँ पे आए दिन जो है वो कभी ज्वालामुखी, कभी भूकंप, ये सब आते ही रहता है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहीं पे मेक्सिको लोकेटेड है। ठीक है, मेक्सिको जो है वो टिक्वेला के लिए जाना जाता है। ठीक है, विच इज मेड फ्रॉम अगेव कैक्टस वेल सूटेड टू द क्लाइमेट ऑफ सेंट्रल मेक्सिको। ठीक है, टिक्वेला शायद आई थिंक कोई फूड रेसिपी है। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना इसमें नेट पे, लेकिन बस इतना याद रखना, ये जो टर्म है ना टिक्वेला, इट्स रिलेटेड टू मेक्सिको। नेक्स्ट, एल सल्वाडोर इज नोन एज लैंड ऑफ वोल्केनोज। ठीक है, ज्वालामुखी की धरती कहा जाती है एल सल्वाडोर को। और ये जो है स्मॉलेस्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में, सबसे छोटी कंट्री है ये। इट इज द ओनली कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका दैट डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन टुवर्ड्स द कैरिबियन सी। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा देश है, कौन, एल सल्वाडोर, सेंट्रल अमेरिका में, जिसके पास अपना एक कोस्ट लाइन नहीं है कैरिबियन सी की तरफ। ठीक है, कैरिबियन सी हम लोग ने देखा था कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ अटलांटिक सी। ठीक है, इसमें 7,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स, गल्फ्स, बेस पाए जाते हैं। क्यूबा को देखें तो ये भी कैरिबियन सी में एक छोटा सा प्रेजेंट कंट्री है। ठीक है, ये इसको क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में डिस्कवर किया था और स्पेनिश ने इस पे 400 साल तक राज किया। नेक्स्ट, पनामा को हम देखें तो पनामा जो है पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे प्लेस है जहाँ पे हमें पैसिफिक ओशन में सूर्योदय देखने को मिलता है और अटलांटिक ओशन में सनसेट। ठीक है, सूर्यास्त। और यहाँ का नेशनल करेंसी बेल्बोआ है, जो कि केवल सिक्कों में इशू किया जाता है। ठीक है, नोट्स में नहीं। प्यूर्टो रिको जो है वो स्मॉलेस्ट आइलैंड है। ठीक है, ग्रेटर एंटिलीज का इन द कैरिबियन। और प्यूर्टो रिको इज होम टू येल यूनिक, द ओनली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दैट इज पार्ट ऑफ यूएस फॉरेस्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है येल यूनिक के लिए जाना जाता है प्यूर्टो रिको, जो कि रेन फॉरेस्ट का नाम है। ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है जमाइका में है, इसको ब्लू माउंटेन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और ब्लू माउंटेन पीक जो है वो जमाइका का सबसे ऊंचा माउंटेन है। ठीक है, बारबाडोस जो है ये भी एक आइलैंड कंट्री है कैरिबियन में। ठीक है, अब इसका नाम जो है बारबाडोस क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बियर्डेड फिग ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, अंजीर का पेड़ पाया जाता है। नेक्स्ट है बहामास। अब ये जो वर्ड बहामास है उसको डिराइव किया है बाजामर से, जिसका मतलब होता है लो टाइड या शैलो वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेस्ट इंडीज का एक बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका का दी एंड करते हैं। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज जो है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, बेसिकली ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज और ल्यूकैरियन आर्चिपेलागो। ग्रेटर एंटिलीज में आता है क्यूबा, जमाइका, हिस्पैनियोला और प्यूर्टो रिको। लेसर एंटिलीज में आता है हम लोग का बारबाडोस, ग्रेनेडा। ठीक है, वर्जिन आइलैंड्स, एंग्विला, एंटीगुआ, ऑल दिस थिंग्स। ल्यूकैरियन आर्चिपेलागो में आता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल शेल्फ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आता है मतलब हमारा बहामास, कैकोस आइलैंड। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ये सब आता है। ठीक है, ट्रिनिडाड और ये सब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग का नॉर्थ अमेरिका खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे साउथ अमेरिका पे। ठीक है, और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन देना है। हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो बचे हुए वीडियोस हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, फ्रीडम स्ट्रगल, खासकर बर्थ ऑफ नेशनलिज्म से लेके पूरा, ठीक है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स और जो भी अदर सिविल अपराइजिंग्स बचे हुए हैं, इन सभी के वीडियो जो है वो आज से कंटिन्यू रहेगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री, ठीक है, ये सभी जो है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ जो है अब चलते रहेगा। मुझे जब जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे जो है अब बहुत गैपिंग हो गया है, अब जो है कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए फोकस के साथ, फोकस ओनली स्टडी को जो है मोटिवेट कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।